अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नॉवेल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 22, जिसका आपके लिए तहरीर किया आपकी फेवरेट राइटर फरवा खालिद ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 22 की तरफ। क्या कहना चाहती हो तुम? अर्ज़म ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भेजे खुद पर जब्त रखते उसकी जानिब देखा था। वही जो तुम्हारी फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया कह रही है। ये सब कुछ महरमा सिकंदर ने खुद करवाया है। पहले प्लानिंग से तुम्हारे घर में घुसी और फिर अब तुम्हारी ही रेपो ख़राब की उसने। तुम्हारे बिजनेस हरीफ जमाल अहमद की भतीजी है ये। मुझे बहुत हैरत हो रही है अर्ज़म हमदानी कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। जामिया की बात पर अर्ज़म ने झटके से निगाहें उठाए, शाकी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। महरमा उसके बिजनेस हरीफ की भतीजी थी और उसे अब पता चल रहा था। अर्ज़म को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि महरमा के हवाले से इतनी लापरवाही बरत कर वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। जामिया की बात पर यासिर ने भी हैरान निगाहों से अर्ज़म की जानिब देखा था। अर्ज़म, कूल डाउन। अर्ज़म को ऑफिस से निकलते देखकर यासिर ने बाजू से थाम कर उसे रोकना चाहा था, मगर अर्ज़म उसका हाथ झटकता वहाँ से निकल गया था। अब आएगा मज़ा। बहुत बड़ी बन रही थी ना मेरे अर्ज़म पर अपना हक जताकर। अब मैं इसे बताऊंगी जामिया से उलझना कितना भारी पड़ेगा इसे। पहले दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची थी, अब बाकी की कसर अर्ज़म हमदानी पूरी कर देगा, जिसे धोखे से शदीद नफरत है। छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। जामिया होठों पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए उनके पीछे वहाँ से निकल आई थी। पब्लिक प्लेस पर मीराम की इस जिसारत पर आबगीने ने बेयकीनी भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। ये तुम्हारे नाम के लिए है मैंने, तो इन्हें तुम ही पहनोगी। मीराम ने बारी बारी उसकी दोनों कलाइयों में वो गजरे पहना दिए थे। आबगीने ने खफकी भरी निगाहों से उसे घूरा था। हर काम में ज़बरदस्ती करना ज़रूरी नहीं होता, कभी मुकाबिल की मर्ज़ी भी पूछ लेनी चाहिए। आबगीने ने गजरे उतारे नहीं थे, मगर खामोश भी नहीं रह पाई थी। तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, मीराम ड्राइविंग करता संजीदगी से बोला था। अभी तो मैं कुछ बोली ही नहीं एसपी साहब। आबगी ने उसके मखरूर नकूश को एक घूरी से नवाजते दिल में बोलती निगाहें फेर गई थी। सफ़र काफ़ी लंबा था। रास्ते में आबगीने ने सोकर अपनी भरपूर नींद भी पूरी की थी, जबकि मीराम उसकी जानिब बिना एक निगाह गलत डाले खामोशी से ड्राइविंग करने में मसरूफ़ था। जब बेफिक्री से सोई आबगीने का सर उसके कंधे से आन टकराया था। मीराम ने तिरछी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। आज तक उसे कभी किसी की नींद इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी इस लड़की की लग रही थी। मीराम काफ़ी देर कुछ नहीं बोला था। आबगीने के चेहरे का नरम गरम लम्स उसे अच्छा खासा डिस्टर्ब कर रहा था। वो जितना इस हुस्न की देवी से एहतियात बरतता था, वो उतना ही उसके करीब आ जाती थी। मीराम के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हुआ था जब उसने हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया था। शोर की आवाज़ पर आबगी ने हड़बड़ा कर उठी थी। वो कच्ची नींद से जागी थी। कुछ देर तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आपने जानबूझकर मेरी नींद ख़राब की है? आबगीने ने गुलाबी डोरों से सजी निगाहों के साथ मीराम को देखा था। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी नींद ख़राब करने का। मेरा म्यूज़िक सुनने का मूड हो रहा था तो मैंने ऑन कर लिया, मीराम ने निहायत ही सुकून से जवाब दिया था, जिस पर आबगीने इस शख्स की ये अकड़ देखकर कुढ़कर रह गई थी। क्या उसे भी पूरी दुनिया में यही इंसान मिला था दिल देने के लिए, जिससे उसके दिल की ज़रा सी भी कदर नहीं थी? मुझे भूख लगी है। आबगी ने ज़्यादा देर तक अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी और ना ही अपनी भूख को गुस्से की नज़र कर सकती थी। उसकी बात पर मीराम ने घड़ी की जानिब देखा था। अभी उन्हें 1.5 घंटा तो लगने ही वाला था गांव पहुंचने तक। उसने आबगीने की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, मगर ज़रा सा आगे जाकर मुनासिब जगह देखते एक ढाबे के करीब गाड़ी रोक दी थी। आबगीने ने पसंदीदगी भरी निगाहों से ढाबे की जानिब देखा था, जहां लोग चारपाइयों पर बैठकर खाना खा रहे थे और कहीं कहीं सीमेंट के तख्त बनाए गए थे, जिस पर बिछाए दस्तरख्वान पर लोग सादगी से बैठकर खाना खा रहे थे।
जिनके ऊपर तारों पर बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग से छत बनाई गई थी। मुख्तलिफ कोनों पर लगे बड़े बड़े बल्ब ने तारीकी को उजालों में बदल रखा था। आबगीने को ये सब देखने और ऐसे ढाबों का एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक था। आई नो ये जगह आपके शाया निशा नहीं है, मगर मजबूरी है, इस इलाके में यही सबसे बेस्ट जगह है। मीराम बिना आबगीने के खुशी से जगमगाते चेहरे की जानिब देखते बोला था। उसके मुताबिक तो आबगीने जैसी बिगड़ी नवाबजादी के लिए ये काफ़ी अनहाइजेनिक जगह होने वाली थी। नहीं, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। इनफैक्ट ऐसी जगहों पर बैठ कर खाना खाना तो मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था। आबगीने काफ़ी एक्साइटेड थी। मीराम जो इशारे से वेटर को अपनी जानिब बुला चुका था, आबगीने की बात पर पलट कर उसकी जानिब देखा था। ये अमीर लोग और इनके ख्वाब, मीराम सोच कर रह गया था। क्या हम गाड़ी में ही बैठ कर खाएंगे? प्लीज़ वहाँ बाहर बैठ कर खाना खाते हैं ना? आबगीने मीराम को वेटर से बात करते देखकर उससे बोली थी। उसका बहुत ज़्यादा दिल था। मीराम ने पलट कर उसके मासूमियत भरे चेहरे की जानिब देखा था। बाहर बहुत ज़्यादा मर्द हैं। अगर आप बाहर आना चाहती हैं तो इसी हुलिये में आएंगी, जैसे वहाँ बाहर ख़वातीन मौजूद हैं। मीराम ने बाहर जाने की एक शर्त रखी थी। उसे लगा आबगीना एतराज़ करेगी, मगर आबगीने खामोशी से उसकी बात मानने को तैयार हो गई थी। उसे अपने लिए मीराम का ये प्रोटेक्टिव अंदाज बहुत अच्छा लगता था। उसे अपनी औरत और मलकियत मानता था, इसीलिए उसे दूसरे मर्दों की नज़र से ढका हुआ देखना चाहता था। आबगीने ने पीछे रखे अपने बैग से शॉल निकाल कर अपने गिर्द ओढ़ ली थी। चादर अच्छी खासी बड़ी थी, जिससे उसको नकाब करने में दुश्वारी भी पेश आ रही थी, मगर वो मीराम के कहे के मुताबिक उस शॉल से अपने पूरे वजूद को अच्छी तरह ढांपती मीराम के पीछे बाहर निकल आई थी, जो खुद इस वक्त सियाह कमीज शलवार में मलबूस चौड़े सीने और मजबूत कसरती वजूद के साथ आबगीने को अपने दिलो दिमाग पर छाया महसूस हुआ था। उसके साथ होते आबगीने को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। कनखियों से उसकी जानिब देखते वो आगे बढ़ रही थी, जब वो सामने पड़े पत्थर को नहीं देख पाई थी। ठोकर लगते ही वो मुंह के बल ज़मीन बोस होने को थी, जब मीराम ने फ़ौरन आगे होते उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया था। आई डोंट केयर, नेहा एक अदा से कहती सोफे पर जा बैठी थी, जबकि उसका अंदाज देखकर नाचार मुलाजमा को पलटना ही पड़ा था। नेहा अपनी झूली उतारने की गर्ज से ड्रेसिंग टेबल के सामने आन खड़ी हुई थी। वो अपना भारी भरकम उरूसी दुपट्टा उतारने ही वाली थी, जब मुलाजमा एक बार फिर से अंदर आई थी। बीबी साईं, वो नवाज साईं आपसे मिलना चाहते हैं, वो बाहर खड़े हैं। मुलाजमा ने उसी तरह सर झुकाए इतला दी थी, जिस पर नेहा दांत पीस कर रह गई थी। भेजो उन्हें। उसके कहते ही कुछ सेकंड बाद नवाज शाह अंदर दाखिल हुए थे। आपको हमने पहले ही सारी बातें समझा दी थी, फिर ये सब करके आप खुद के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। आपको अस्कान शाह के बुलाने पर जाना ही पड़ेगा। यहाँ हम सब उनके ग़ुलामों की तरह ही रहते हैं। उनकी किसी भी बात पर इनकार करने वाले की इस हवेली में तो क्या इस दुनिया में कोई जगह नहीं बचती। आपके इनकार को अभी तक शाह साईं तक नहीं पहुँचाया गया। बेहतरी इसी में होगी कि आप फ़ौरन उनके कमरे में जाएं। नवाज शाह ने निहायत ही तहम्मुल के साथ नेहा को समझाया था, जो उनकी सोच से भी ज़्यादा टेढ़ी निकली थी। आप लोग होंगे उनके ग़ुलाम, मैं किसी की ग़ुलाम नहीं हूँ। आपने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी कि जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगे। नेहा का चेहरा गुस्से और तौहीन के एहसास से लाल हो चुका था। आपको आगे बहुत मौके मिलेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ने को। अभी जो आप कर रही हैं वो सरासर बेवकूफ़ी है। हमारे यहाँ यही सिस्टम चलता है। मर्दों के कमरे यूं ही अलग हैं, जहाँ औरत को नहीं रखा जाता। ऐसे ही नवाज शाह की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, जब नेहा ने मुठ्ठियाँ भींचे उनकी जानिब देखा था। जब यहाँ के लोगों की सोच ऐसी थी तो उन पर सरदार भी फिर ऐसा ही होना था। नेहा समझ चुकी थी, वो पहले ही दिन यहाँ के लोगों की सोच ठीक नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। नेहा ने अस्कान शाह का सामना करने का फैसला कर लिया था, जो सुनते नवाज शाह को कोई सुख का सांस आया था। नेहा बिना एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोले मुलाजमा के हमरा अस्कान शाह के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अस्कान शाह का कमरा हवेली का VIP हिस्सा था, जिसकी सरहद बहुत पीछे से शुरू होती थी। बड़े कॉरिडोर और हॉलनुमा कमरे को क्रॉस करते, जहाँ निहायत ही खूबसूरत सोफ़े और आरामदेह शाही तख्त रखे गए थे। मुलाजमा उसे अस्कान के कमरे के दरवाजे के सामने छोड़ती वहाँ से पलट गई थी।
नेहा का दिल लम्हे भर को लरज उठा था। वो नहीं जानती थी कि अंदर बैठा शख्स कितना बड़ा हैवान था और उसके साथ किस तरह पेश आने वाला था। मगर अभी तक हर इंसान के मुंह से उसने जो भी बातें सुनी थीं, उसके बाद उसके दिलो दिमाग में एक भी मस्बत सोच नहीं बची थी असखान शाह के लिए। नेहा धीरे से दरवाजे को धकेलती अंदर दाखिल हुई थी। कमरे की खूबसूरती और आराइश और ज़ेबाइश देख कर नेहा की आंखें वाह हुई थीं जब सामने ही उसे कमरे के वस्त में वाइट शलवार सूट में खड़ा दराज का दुकामत वाला शख्स नजर आया था, जिसकी उसकी जानिब पुश्त थी। एक हाथ से उसने मोबाइल कान से लगा रखा था, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियों में सिगरेट थाम रखा था। आहट पर वो पलटा था। जब उस पर नज़र पड़ते ही नेहा के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। जिंदगी में पहली बार उसे किसी इंसान से डर लगा था, और उसकी बदकिस्मती कि वही शख्स उसके शौहर के रूप में उसके सामने आन खड़ा हुआ था। महरमा बहुत बुरे हाल में घर पहुंची थी, मगर उसके घर पर तो पहले ही तूफान बर्पा किया जा चुका था। उसके वो सब रिश्तेदार जिन्होंने कभी उसे बुलाना भी गवारा नहीं किया था, कभी ये तक देखने नहीं आए थे कि वो दादी पोती किस हाल में है, वही आज सबसे पहले उस पर बद किरदारी का इल्ज़ाम लगाने उसकी दादी के सर पर आन पहुँचे थे। आ गई है आपकी ये बेशर्म और बेहया पोती गुलछर्रे उड़ाकर। अब लगा लें सीने से इसे। हमेशा ऐसे ही इसकी हर गलती पर पर्दे डालती आई हैं ना आप। उन सब की निगाह जैसे ही महरमा पर पड़ी, वो सब नखुवत भरी जहरीली निगाहों से उसे देखते बोले थे, खबरदार, तुम सब लोगों ने अगर मेरी महरों के बारे में मज़ीद एक लफ्ज़ ही बोला तो धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगी। मेरी महरू पाकबाज और हया वाली है। मुझे तुम जैसे नाम निहाद शरीफों और गैरतमंद लोगों के सामने अपने महरू के किरदार की गवाही देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। फहमीदा बेगम का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। महरमा उनकी हालत देखकर परेशान सी उनके करीब आई थी। हमें कोई शौक़ है भी नहीं आने का, आपको बस आपकी पोती की असलियत बताने आए थे। जिस गंदगी की पोटली की वजह से आपने पूरी ज़िंदगी हमें खुद से दूर रखा है। वो सब लोग बिना फहमीदा बेगम की ख़राब होती तबीयत पर ध्यान देते अपनी बीवियों को साथ लगाए वहाँ से निकल गए थे। दादू, आपको क्या हुआ है? महरमा आंसुओं में भीगे चेहरे के साथ सोफे पर एक जाने बेसुध होकर गिरती फहमीदा बेगम को थाम गई थी। दादू, आई एम सॉरी दादू, मेरी वजह से आपको इन लोगों की ये सब बातें सुननी पड़ी। मैंने कुछ गलत नहीं किया दादू, आप जानती हैं ना मैं बेकसूर हूँ। महरमा उनको आंखें खोलते देखकर रोते हुए अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाते हुए बोली थी, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, दुनिया वालों की आदत है बकवास करने की, तू ध्यान मत दे। फहमीदा बेगम अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने यूं टूटते हुए नहीं देख पाई थी। वो जानती थी कि महरमा किस कदर हसास थी, इस वाक़ये से खुद को कभी ना निकाल पाएगी। दादू प्लीज़ आंखें खोलें ना। फहमीदा बेगम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो पूरी तरह से पसीने में नहा चुकी थी। उनका पूरा वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उनको बेसुध होता देखकर उसने अपना मोबाइल ढूंढना चाहा था ताकि एम्बुलेंस बुला सके, मगर मोबाइल ना पाकर वो माऊफ होते जहन के साथ घबरा कर बाहर भागी थी। रात का वक्त था। उनके इलाके में तो दिन के टाइम कोई सवारी मिलना मुश्किल होती थी। इस वक्त तो नामुमकिन ही था। महरमा बेबसी के आलम में रोड पर खड़ी थी, जो बिल्कुल सुनसान था। महरमा का दिल अपनी दादों को खोने के खौफ से काँप रहा था, जो उसकी ज़िंदगी का वाहिद असासा थी। उनके बगैर वो भी मर जाती। या अल्लाह जी, मेरी मदद करें, मेरी दादों को कुछ नहीं होना चाहिए अल्लाह, प्लीज़। महरमा बेबसी के मारे रो दी थी जब उसी लम्हे उसके पास एक गाड़ी आन रुकी थी। महरमा घबरा कर पीछे हटी थी। उसे ऐसा लगा था जैसे गाड़ी वाला उसे कुचलने का इरादा रखता हो। गाड़ी में से अर्ज़म हमदानी इंतहाई गुस्से के आलम में बाहर निकला था और महरमा की हालत पर गौर किए बगैर उसकी कलाई दबोचता उसे अपनी गाड़ी से लगाता उस पर झुकता गुर्राया था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।